ये रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है ना, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। अब कॉमन प्रॉस्पेरिटी का मतलब ही ये है कि सारे मिलजुल के ऐसी कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो करें जिसका सभी का फायदा हो, ये ना हो कि मेरा फायदा हो रहा है और आपका नुकसान हो। सम जीरो गेम नहीं होनी चाहिए कि मेरा प्लस हो रहा है आपका माइनस हो रहा है, जब ऐड करें तो जीरो हो जाता है। सबकी बेनिफिट होनी चाहिए। अच्छा, तो इसलिए आई थिंक कॉमन प्रॉस्पेरिटी और indivisible security. It's a fantastic way of looking at the new world order जो चाइना बनाना चाह रहा है। और जाहिर है चाइना का इसमें इसलिए इंटरेस्ट है बिकॉज चाइना इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, पहली बात। दूसरी बात ये, चाइना ने अपने सारे बॉर्डर इश्यूज जो हैं वो सारे एमिकेबली सॉल्व कर लिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़े नहीं है, और वो किसी किस्म की वॉर मशीन नहीं बनाने जा रहा जिसके साथ वो अपनी डिफेंस के लिए उसने रखा हुआ है, बट अग्रेशन के लिए उसके पास कुछ नहीं है, जैसे अमेरिका के पास है या नेटो के पास है। जैसे यूक्रेन में नेटो अग्रेशन कर रहा है और उधर जो है अमेरिका जो है वो भी एक एग्रेसिव मूड में है जो उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर किया है। इट्स ऑल अग्रेशन। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज मेंट बाय इंडिविजिबल सिक्योरिटी एंड कॉमन गुड। ठीक है, यानी मिलिट्री हेजमनी जो अमेरिका की थी उसको काउंटर चाइना के साथ कर लिया उस प्लान के साथ। अच्छा, लाहौर से राना नवीद साहब क्या जानना चाह रहे हैं? अरेबियन स्टेट्स जो है गल्फ की, वो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का हिस्सा थी। 1889 का एक इंटरप्रिटेशन एक्ट है, उसके बारे में बीबीसी हिंदी में और उसके अलावा भी इंडियन चैनल्स पे कुछ एजुकेशन रेलिवेंट चैनल पे इस तरह की स्टोरीज जो है वो अपलोड हुई हैं पिछले कुछ दिनों में। तो ये बताइएगा कि वाकई ही ये ऐसा था? विकिपीडिया तो इसका प्रूफ देता है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? 1937 से ऑनवर्ड जो है इसको ओवरलुक किया गया, पाकिस्तान या इंडिया का ये हिस्सा हो सकते थे। बराए करम इसके बारे में बता दीजिएगा। हाँ, देखिए ये बात बहुत कम लोगों को पता है। आप पाकिस्तान की आजादी तो 47 में हो गई, मगर ये जो गल्फ स्टेट्स है ना, ये ब्रिटिश इंडिया पॉलिसी के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको चलाती रही है अंटिल वेरी रिसेंटली। अब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, ओमान है। ओमान ब्रिटिश प्रोटेक्टेड नहीं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का प्रोटेक्टेड रहा है अभी हाल ही, टिल 1971। और इनमें से बेशतर जो ममालिक हैं they were governed by ब्रिटिश अंडर द ब्रिटिश इंडिया पॉलिसी। ये सही है। ये यूएई वाला भी, ये तो 1961 में पहले कुछ लोग आजाद हुए। आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज दे हैव नाउ ओनली रिसेंटली बिकम इंडिपेंडेंट। तो जैसे मैंने कहा, एडन जो है वो तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था अंडर द ब्रिटिश इंडिया पॉलिसी। तो दैट इसका ये वो सही कह रहा है बीबीसी, दैट वाज व्हाट द केस वाज। तो हिस्सा हो सकते थे इंडिया या पाकिस्तान का, इनको क्यों ओवरलुक किया गया, ये उनका सवाल है। नहीं, हिस्सा वो बिकॉज ये कंटिग्यूअस नहीं है ना, सब कॉन्टिनेंट तो इधर है ना, तो उधर। कल को आप कहेंगे कि ब्रिटिश पॉलिसीज तो वो मिडिल ईस्ट में भी थी, हाँ। तो उनको भी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए था। अच्छा, ज्योग्राफी की वजह से ऐसा हो नहीं सका, ये फर्क। हाँ, ये सब कॉन्टिनेंट तो एक है ना हिंदुस्तान। हाँ, तो यहाँ तकसीम हो। ब्रिटिश इंडिया पॉलिसी जो थी उसमें बर्मा भी आता था, उसमें ये मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स, सम ऑफ दीज, ये जो इधर की स्टेट्स हैं गल्फ वाली, ये भी आती थी। ठीक है, मजीद सवाल शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब सेठी साहब से सवाल स्वात से जहांजेब साहब का। ये जो हमारे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो बढ़ती हुई कुर्बतें हैं, तो क्या ये फ्यूचर में हमारे और चाइना का जो ताल्लुकात है इस पर तो असरअंदाज तो नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, कैसे हो सकता है ना हो। आप तजारत करते हैं अमेरिका से और वेस्ट से, और चाइना के से आप हथियार लेते हैं। चाइना आपको सिक्योरिटी का हिस्सा है और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का हिस्सा आपका वेस्ट के साथ लगा हुआ है। तो अमेरिका तो प्रेशर डालेगा ना आपसे कि आप चाइना के कैंप में मत रहें। और अभी आप देखिएगा ब्रिक्स के अंदर भी शोर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां दे दी हैं कि ये ब्रिक्स जो है ये बड़ा हमारे खिलाफ एक महाज बन रहा है, वगैरह हम नहीं होने देंगे। हम अगर ये ब्रिक्स वाले अलग बनाते हैं कोई ग्रुप इस किस्म का, तो मैं इसके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये सिलसिले तो चल रहे हैं ना। मैंने प्रोग्राम में कहा था आगे पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त 2 कश्तियों में पांव रखे हुए, और ये दिन ब दिन अमेरिका जो है जिस किस्म का प्रेशर डाल रहा है, चाइना की तरफ से कोई प्रेशर नहीं मगर अमेरिका की तरफ से प्रेशर, क्योंकि अमेरिका इस वक्त डिक्लाइनिंग पावर है, चाइना ग्रोइंग पावर है, और अमेरिका अपने आप की डिक्लाइन को किसी न किसी तरीके से रोकना चाहता है।
इसीलिए वो भाग दौड़ बड़ी हो रही है। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे यूक्रेन में भी अमेरिका का लॉस होगा, और मिडिल ईस्ट में भी इस वक्त तो ऐसे लग रहा है कि जैसे सारे लोग लेट गए हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा वहां भी रिवोल्ट निकलेंगे इन टाइम टू कम। तो इसलिए अमेरिका विल बी अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान को बड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा, बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला बैलेंसिंग एक्ट जो है वो तो मिडिल ईस्ट में आएगा ऑन द क्वेश्चन ऑफ एब्राहम अकॉर्ड्स। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं, और अब वाकेंड से मोहम्मद हसन। आपने कहा फलस्तीन जो है वो एक तो पाकिस्तान का मसला नहीं है और दूसरा मुसलमानों का मसला नहीं है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, या ये अब टीवी शोज के जरिए कौम को बताया जा रहा है कि हम लोग इसराइल को तस्लीम करने लगे हैं, या मस्जिद अक्सा जो है वो इसी तरह उठा के इसराइल को दे दी जाए और वो जो चाहे वहाँ करे? ये किस तरह मुसलमानों का मसला नहीं है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए फलस्तीन जो है वहाँ क्रिश्चियंस भी हैं, तो ये तो नहीं है ना कि सिर्फ वो फलस्तीनों का या मुसलमानों का मसला है। मुसलमानों के तो और भी बहुत से मसले हैं। इजिप्ट भी मुसलमान मुल्क है, वहां भी मसले हैं। सऊदी अरेबिया भी मुसलमान मुल्क है ना। तो मगर मसला ये है कि मुसलमान एक नेशन स्टेट नहीं है। अगर एक नेशन स्टेट हो तो फिर एक नेशन स्टेट का मसला बन सकता है, मगर ये जो नेशन स्टेट्स बनी है इनके अपने मफाद हैं। तो ये सवाल आप मुझे क्यों पूछते हैं? आप सऊदी अरेबिया को पूछे जहां आप बैठे हुए हैं, जहां बहुत सारे लोग जाके बैठे हुए हैं। वो क्यों चाहते हैं कि नेशन स्टेट्स जो है उनके अपने मफाद हैं? मुसलमानों के मसले मुसलमानों के हैं, अपने नेशन स्टेट्स के अंदर हल करें, मगर मजहब का मसला तो नहीं है ना। किसी की जमीन ले लेना या हटा देना उससे मजहब का मसला तो नहीं है ना। मजहब का मसला तो हो कि वो आपके इस्लाम के ऊपर वो अटैक करे, फिर मुसलमानों का मसला बनता है। जैसे ये ब्लास्फेमी वाला इशू है कि हमारे रसूल प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अटैक करते हैं, वो मुसलमानों का मसला। मगर ये बॉर्डर इश्यूज जो होते हैं या टेरिटोरियल इश्यूज जो होते हैं, ये मुसलमानों के इश्यूज नहीं होते, ये रियासतों के इश्यूज। असल में ये किबला एवल या मस्जिद अक्सा का हवाला दे रहे हैं, असल में ये उस कॉन्टेक्स्ट पे बात करें तो मजहबी लिहाज से देख रहे हैं। नहीं, वो देखे ना, वो तो जब सेटलमेंट होगी तो फिर फैसला होगा ना। और तारीख अगर आप पढ़ेंगे तो ये तारीख में बहुत कुछ बदलता रहा है। कभी वो एक के हवाले आते थे जेरूसलम, कभी किसी और के पास थे, तो ये तो चलता रहा है तारीख के अंदर। तो अब बात ये है कि मॉडर्न डे के अंदर नेशन स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो ये तो जंग एक दूसरे को मार मूर के फारग हो जाए, रिलीजियस वॉर्स खत्म हो गए। दिस इज नॉट अ रिलीजियस वॉर। ये मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल को घर दिया था ज़ायनिस्ट को ब्रिटेन ने और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए। मुसलमानों को कंट्रोल करना तो छोड़ दिया था उन्होंने तो मुसलमानों को आज़ादी दे दी थी। मुसलमान जो वहाँ के रूलर्स थे और वहाँ की जो रियासतें थी, अभी भी वो आज़ाद हैं इन दैट सेंस, मगर अपने मफाद के लिए दे हैव टू एक्ट। तो इसलिए मैं समझता हूँ, अब देखें ना ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं रशिया के और यूरोप के यूक्रेन के ऊपर, अब वो क्रिश्चियनिटी का मसला है? नहीं, इट्स नॉट अबाउट क्रिश्चियनिटी। तो ये हम जो कहते हैं ना जी मुसलमान मजहब की बात है, टेरिटरी और नेशन स्टेट की बात नहीं होनी चाहिए। बाकी ये है कि हमने अपने लोगों को काफी अरसे से, क्या पैदाइश से ही हमें ये कहा जा रहा है कि इजराइलीज जो हैं दे आर बैड, और वो है भी, उन्होंने ज्यादती की है, लोगों की जमीनें ले ली हैं, तो हमने तो अपोज। अब जैसे कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहे हैं वो हम उनको कहते हैं। तो अब बात यह है कि वी नीड टू बी लिटिल केयरफुल। दूसरी बात यह है कि मैं ये अपना मौकफ नहीं दे रहा था, मेरा मौकफ जब आएगा वक्त तो मैं दूंगा। मैं कह रहा था कि हुकूमत के अंदर जो रियासत प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो उनके अंदर ऐसी सोच है कि अगर बाकी मुस्लिम ममालिक तैयार हो जाते हैं तो फिर शायद हमारा क्या नुकसान है, हम भी तैयार हो जाएं अगर कोई सही किस्म की गारंटीज मिल जाए। मैं अपना मौकफ नहीं दे रहा था, मैं आपको बता रहा था कि सियासी जमातों के अंदर कैसी सोच पाई जाती है कुछ हलकों के अंदर। तो उसमें से मेरे ऊपर आप लोगों ने गरजना शुरू कर दिया कि जी मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। जब वक्त आएगा तो मैं बताऊँ, मेरा मौकफ भी क्लियर हो जाएगा। मगर क्योंकि देखिए जो इसराइल ने जो इस किस्म की जेनोसाइड की है ना, उसको तो जहन्नम में लेके जाना चाहिए। बस चले, इससे ज्यादा मैं आगे क्या मैं आपके बात करूं। मगर बात यह है कि इस वक्त ग्रेट पावर पॉलिटिक्स चल रही है। वो जो सारे मुस्लिम ममालिक हैं उस इलाके के अंदर वो बड़े पिसे हुए हैं, बिकॉज अमेरिका और इसराइल ने उनको दबाया हुआ बड़ा सख्त, और बहुत इनसिक्योरिटी है वहाँ। इसीलिए इजिप्ट और जॉर्डन वगैरह जो है वो सारे लेट गए बेचारे,
दे डोंट हैव द पावर टू रेजिस्ट इजराइल। तो अब बात यह है कि या तो इसलिए इसको जरा थोड़े अनइमोशनली इस चीज को देखना चाहिए। बहरहाल मेरा मौकफ कुछ और है, मेरा मौकफ ये नहीं है जो आप समझते हैं। मैं बता रहा था कि मौकफ इदारों के अंदर क्या है किस किस्म का। अब वक्त आएगा तो पता लगेगा कि इसको कैसे निपटते हैं इस इशू को। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा सख्त प्रेशर है और हो सकता है कल को सऊदी अरेबिया का भी प्रेशर हो। और उसका हवाला वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बहुत क्लियर दिया समाही के शो में, और राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा कि अगर मुस्लिम ममालिक या सऊदी अरेबिया ऐसा कोई स्टेप लेते हैं तो पाकिस्तान विल फॉलो द लीग, और इस पे वो बाकायदा काम शुरू कर चुके हैं या ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, गौर खौज हो रहा है। इसका इशारा दिया गया था जिस पर सेठी साहब ने अपना एनालिसिस दिया। इसके अलावा हमारे पास सवाल देखिए, मैं जाते जाते ये कह दूं कि जब ये वक्त आएगा ना ये फैसला करने का, तो ठीक ठाक किस्म के कंसेशंस लिए जाएंगे इजराइल से और अमेरिका से। ऐसे नहीं लोग अंगूठे लगा देंगे। फलस्तीन की प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ किया जाएगा। बड़ी ज्यादती हुई है, बड़ा जुल्म हुआ है उनके साथ, और इतनी जल्दी ये काम नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन वो उसका अजाला करने की कोशिश करेंगे जो हमास के इकदाम के बाद इसराइल की जानिब से किया गया। जिस तरह हमास और हिजबुल्लाह की लीडरशिप को ख़त्म किया गया और उसके बाद ईरान को जितना नुकसान पहुंचा, इसके पीछे एक पूरा थॉट प्रोसेस होगा जिससे मामला आगे बढ़ेगा। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मोहम्मद कमाल सिद्दीकी, मोहम्मद उस्मान इंग्लैंड से।